प्रोग्राम हेल्थ और हम में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान। हेल्थ और हम एक ऐसा प्रोग्राम जो आपकी सेहत का ख्याल रखता है। आप देखना भी शुरू कर चुके हैं। आज दरअसल जिस टॉपिक पर हम आपको बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, आमतौर पर लोग खुद भी और मरीज़ भी इस टॉपिक पर बात करने में शर्माते हैं, झिझकते हैं, लेकिन बेझिझक होकर हम बात करेंगे ताकि आप तक सही मालूमात, सही इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। दरअसल आज हम बात करेंगे हेमोराइड्स यानी बवासीर और पेनलेस पाइल्स सर्जरी के एडवांस ट्रीटमेंट की। कहते हैं ना कि पाइल्स का दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जो बर्दाश्त कर रहा होता है, लेकिन अगर इस दर्द से, तकलीफ से आपको हमेशा के लिए निजात मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, तो इससे अच्छा और क्या होगा। कैसा है ट्रीटमेंट का सफ़र, पेनलेस पाइल्स सर्जरी क्या है, वो हम समझेंगे। पैनल में मौजूद अपोलो हॉस्पिटल्स जुबली हिल्स के एक्सपर्ट डॉक्टर आसिफ मेराज साहब से मेरे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम भी है। लोग बहुत झिझकते हैं इस टॉपिक पर बात करने से। क्या वजह है इसकी, और पाइल्स, फिस्टुला, फिशर्स, किस तरह से इनमें फ़र्क आखिर समझा जाए। जी बहुत बहुत पहले शुक्रिया आपने मुझे यहाँ रुजू करने के लिए। जो पाइल्स है तो ये एक मिसकंसेप्ट है। कोई भी प्रॉब्लम अगर बॉटम में है तो उसको जनरली हम पाइल्स बोलते हैं, जो कि सही बात नहीं है। पाइल्स सिर्फ हेमोरॉइडल डिजीज़ को कहते हैं, बवासीर। उसके अलावा जिसको हम लोकली पाइल्स भी बोलते हैं, उसमें फिस्टुला, फिशर, पाइलोनाइडल साइनस, एब्सस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बॉटम में हो सकती है। तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए प्रॉपरली हमारे पास मतलब ऐसी साइंटिफिक नॉलेज रहती है कि वी कैन डिफ्रेंशिएट कि बवासीर है, फिस्टुला है, फिशर है या और कोई प्रॉब्लम है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा चीज़ जो आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग झिझकते हैं पास आने में बिकॉज ऑफ द सोशल टैबू। ये वैसी एक जगह पे ये प्रॉब्लम्स रहती है कि इंसान झिझकता है किसी को बोलने में, लेकिन ये इंसान की बॉडी का हिस्सा है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी है, जो कि हमें अगर कोई भी प्रॉब्लम उसमें है हमें बोलना चाहिए। क्योंकि हमने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो सिर्फ छुपाते रहे और सालों के बाद हमारे पास आए और कैंसर की प्रॉब्लम्स थी उनके, जो कि उन्होंने छुपाई ये समझ के कि सिर्फ पाइल्स है। सिर्फ पाइल्स नहीं हो सकता। ब्लीडिंग अगर हो रही है या किसी को प्रॉब्लम हो रही है ब्लीडिंग की, वो सिर्फ पाइल्स की वजह से नहीं हो सकती है, अल्लाह बचाए वो कैंसर भी हो सकता है। सही टाइम पे रजू करना एक स्पेशलिस्ट के पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जिस तरीके से आपने समझाया कि साइंटिफिक नॉलेज से, मेडिकल टर्म से हम डिफरेंशिएट यानी फ़र्क हम समझ सकते हैं। आमतौर पर एक आम इंसान जिससे तकलीफ़ है, उसे नहीं पता है कि क्या है, वो दरअसल कैसे जानेगा, समझेगा कि ये क्या चीज़ मुझे हो गई। देखिए, कोई भी पेशेंट जिसको ब्लीडिंग हो रही है, खून का आना नॉर्मल नहीं है, इससे ना एबनॉर्मल प्रॉब्लम। कभी भी किसी को भी लैट्रिन के रास्ते स्टूल के साथ मिला हुआ, स्टूल के बाद में या स्टूल से पहले खून आए, वो एक रेड फ्लैग साइन है। तो उस सूरत में हमेशा डॉक्टर को रजू करना है। उसके अलावा इचिंग हो सकती है, खुजली हो सकती है नीचे वाले एरिया में, दर्द हो सकता है, कोई स्वेलिंग फील हो सकती है, या मोशन में ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, या वॉशरूम में 5 मिनट से अलावा 10 मिनट 15 मिनट, आजकल हमने फैशन देखा है स्पेशली यंग एज में, फ़ोन लेके जाना वॉशरूम में, जो कि एक अच्छी आदत नहीं है। उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन और जो हमारा बावल हैबिट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। कोई भी प्रॉब्लम जो मैंने गिनाई, ब्लीडिंग, पेन, कोई स्वेलिंग का फील होना या कोई डिस्चार्ज होना वहाँ से, ये सारी रेड फ्लैग साइंस हैं जब आपको रजू करना चाहिए। अच्छा, आमतौर पर पाइल्स होता क्यों है? लोग कहते हैं कि सिर्फ कॉन्स्टिपेशन से हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं नहीं मसालेदार ज़्यादा आपने खा लिया, मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो पाइल्स हो गया, कुछ लाइफस्टाइल को भी और कुछ ज़्यादा बैठने को भी इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। असल में पाइल्स किस वजह से होता है? पाइल्स का बेसिक कॉज जो है वो कॉन्स्टिपेशन है। तो जब ही हम ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं लैट्रिन के रास्ते से, तो वो पाइल्स होने का एक सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है। रहा सवाल खाने पीने में, खाना पीना जो आपको कॉन्स्टिपेशन की अलामत देगा, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, वो खाना पीना बंद है। और जनरली देखा गया है ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने से भी सिम्टम्स जो है पाइल्स के वो एग्रीवेट हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज जो है वो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ है। तो हमने देखा है जनरली कहा जाता है कि नॉन वेजिटेरियन खाने से कब्ज़ हो जाता है,
मीट ज़्यादा खाए, चिकन ज़्यादा खाए तो कब्जी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। उस सूरत में वेजिटेरियन लोगों में फिर पाइल्स तो होने नहीं चाहिए, कॉन्स्टिपेशन होना नहीं चाहिए। लेकिन ये क्या देखा गया है कि हर एक खाने का हैबिट जो है ये इंडिविजुअलाइज्ड है। कोई पेशेंट हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो उम्र भर नॉन वेजिटेरियन खाते रहे लेकिन उनका कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी भी नॉन वेजिटेरियन नहीं खाया होता है, सिर्फ वेजिटेरियन खाते हैं, उसके अलावा भी उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है। सो इट्स ऑल इंडिविजुअलाइज्ड। किस पेशेंट को क्या सूट करता है खाने में, बेसिक उसको खुद देखना है कि मुझे क्या सूट कर रहा है। अगर इस खाने से मुझे कब्ज हो रहा है, इस खाने से मुझे जलन हो रही है, वो खाना अवॉइड कर दीजिए। मैं कभी भी जनरलाइज नहीं करता हूँ, पेशेंट मेरे पास आएगा, मैं कभी जनरलाइज नहीं करता हूँ कि आप ये चीज़ बंद कर दीजिए। सिर्फ वो चीज़ बंद कर दीजिए जिससे आपको प्रॉब्लम हो रहा है। सबके लिए अलग अलग चीजें, सबका हाजमा अलग अलग है ज़ाहिर तौर पर। अच्छा, ज्यादा बैठने से कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि आप दिन भर बैठे रहते हैं, इस वजह से आपको पाइल्स हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये मिथ है। हाँ, सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन। तो इनडायरेक्टली अगर हम ज़्यादा बैठे, हम ज़्यादा काम नहीं करेंगे, हाँ सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमारा रहेगा, तो उस वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, और कॉन्स्टिपेशन की वजह से बवासीर हो सकती है। अच्छा, हर पाइल्स में दर्द होता है बहुत ज़्यादा, और जो हम टाइप्स ऑफ पाइल्स की बात करते हैं जिसमें हम इंटरनल, एक्सटर्नल, ये तमाम चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा आप समझाइएगा। पाइल्स जो है यूजुअली पेनफुल नहीं रहते। पहली बात, अगर आपको पाइल्स है तो पाइल्स पेन नहीं करते अनटिल एंड अनलेस दे आर कॉम्प्लिकेटेड। सिर्फ कॉम्प्लिकेशन की सूरत में पाइल्स जो है वो पेनफुल हो जाते हैं, जिसको हम थ्रोम्बोज्ड पाइल्स बोलते हैं। तो अगर आपको स्वेलिंग लग रही है बाहर से, एक ब्लू कलर की स्वेलिंग आ गई है, टेंडर है, काफ़ी टाइट स्वेलिंग लग रही है एनल कनाल के बाहर में, और पेन हो रहा है, मीन्स ये कॉम्प्लिकेशन ऑफ पाइल्स है। थ्रोम्बोज्ड यानी उसके अंदर, पाइल्स के अंदर खून जमा हो गया है, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो गई है और पेन हो रहा है। हाँ, दूसरी सूरत जिसकी वजह से पेन हो सकता है उसको हम फिशर बोलते हैं, जिसमें कट लग जाता है, तो उसको फिशर बोलते हैं। वो पाइल्स नहीं है। जो मैंने पहले ही बात की कि कोई भी प्रॉब्लम नीचे की हो, हम उसको पाइल्स जनरली बोलते हैं, जो कि हर एक बार पाइल्स नहीं होता। वो फिशर भी हो सकता है, वो फिस्टुला भी हो सकता है, और वो और कोई प्रॉब्लम, अल्लाह बचाए, कभी कैंसर भी हो सकता है। सो इसलिए हर एक चीज़ को प्रॉपरली एग्जामिन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़रूरी एक फ़र्क है जो समझाया गया, बिल्कुल बाल बराबर एक फ़र्क है, लेकिन उसके आर पार जो चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें बदल जाती है, ट्रीटमेंट भी इसमें अपना कहीं ना कहीं बदल जाता है। व्यूवर्स को एक बार फिर से मैं याद दिला दूं, टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर स्क्रॉल कर रहे हैं, आप उन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। मौजूद डॉक्टर जो एक्सपर्ट हमारे साथ आसिफ मेरा साहब बैठे हैं, उनसे आप भी दरअसल बात कर सकते हैं, टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। अब ट्रीटमेंट की तरफ आएंगे, क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी एक हिस्सा है, लेकिन उससे पहले डायग्नोज, किस तरीके से डायग्नोज किया जाता है, फ़र्क मालूम किया जाता है, ताकि पेशेंट को भी एक तसल्ली हो जाए कि मुझे ये हुआ है और इसका आसानी से ट्रीटमेंट भी मुझे मिल जाएगा। जी देखिए, पहले डायग्नोसिस से पहले हम एक इंसिडेंस पे अगर आए, कितना कॉमन है पाइल्स का प्रॉब्लम जो है, कितना कॉमन है। तो ये देखा गया है, कुछ स्टडीज़ है, दो वो प्रॉपर स्टडीज़ नहीं हुई हैं, लेकिन इस हद तक है कि हर 2 में से 1 शख्स को पाइल्स है। हमारे इंडिया में, हमारे कंट्री में हर 51 to 52% ऑफ द पॉपुलेशन आर सफरिंग फ्रॉम पाइल्स कभी ना कभी अपनी लाइफ में। सो बहुत कॉमन है। अगर 10 लोग कमरे में बैठे हैं, 5 लोगों को कभी ना कभी पाइल्स हुआ होगा या होगा, इतना कॉमन है। सो इसको डायग्नोज करने के लिए इम्पॉर्टेंट है पहले ही पेशेंट हमारे पास आए, जो कि पेशेंट्स नहीं आते। बहुत दबा क्या हो जाता है कि पेशेंट को प्रॉब्लम है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन रहती है, तो ठीक हो जाते हैं, ओके, उस सूरत में आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम परसिस्टेंटली रह रही है, आपने लोकल दवाई भी ले ली कहीं से, थोड़ी कुछ दिन के लिए आराम मिला आपको, हफ्ता भर, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना आराम मिला, उसके बाद अगले महीने फिर से स्टार्ट हो रहा है। सो ऐसी सूरत में डॉक्टर के पास आना, प्रॉपर स्पेशलिस्ट के पास आना इम्पॉर्टेंट है। तो जब आप हमारे पास आते हैं और अपनी प्रॉब्लम, जिनको हम सिम्टम्स बोलते हैं, तो सिम्टम्स लेके आप बोलेंगे हमारे पास, तो हम समझ जाते हैं, हमारे को आइडिया आ जाता है अपनी नॉलेज की वजह से कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हेमोरॉइड्स है, फिशर है, फिस्टुला है, या फिर कोई और प्रॉब्लम है। तो प्रॉपरली फिर हम उसको एग्जामिन करते हैं। एग्जामिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डायग्नोसिस का। पाइल्स को डायग्नोज करने के लिए कोई हाई फाई इन्वेस्टिगेशंस नहीं चाहिए,
Simple clinical examination by an expert physician or a surgeon is enough to diagnose piles. So जब भी हमारे पास पेशेंट आता है क्लिनिक में, उधर ही पेशेंट के सामने हम एग्जामिनेशन करते हैं, 2 मिनट का एग्जामिनेशन रहता है जिससे हम पूरा डायग्नोज कर सकते हैं, 100% सर्टेनिटी के साथ डायग्नोज कर सकते हैं कि पेशेंट को पाइल्स है, फिशर है, फिस्चुला है या कोई और प्रॉब्लम है। अब ट्रीटमेंट पर किस तरह के ट्रीटमेंट, क्योंकि एडवांस जमाना है ना, पाइल्स को लेकर के लोग सर्जरी को लेकर तो बहुत ज़्यादा पहले डर जाते थे कि सर्जरी मतलब कितना वक्त लगेगा, कब ठीक होंगे, रेडी होंगे, सर्जरी के बाद कहीं वापस तो नहीं हो जाएगा, बहुत सारे सवाल मन में रहते थे। लेकिन फिलहाल क्या क्या ट्रीटमेंट दस्तयाब है? देखिए, पाइल्स की ट्रीटमेंट जो है, हम अब नैरो डाउन हो जाते हैं पाइल्स यानी हेमोरॉइड्स पे। सो पाइल्स का ट्रीटमेंट अगर हम देखें, ये डिपेंड करता है कौन से स्टेज पे है पेशेंट। जैसे हर डिजीज़ का अपना स्टेज रहता है, तो पाइल्स में भी जनरली हेमोरॉइड्स में, हेमोरॉइडल डिजीज़ में 4 स्टेज रहते हैं, स्टेज 1 टू स्टेज 4। सो अगर ग्रेड जो इनको बोलते हैं, ग्रेड 1 टू ग्रेड 4। सो ग्रेड 1 जो अगर देखें तो ग्रेड 1 का इलाज जो है, सिर्फ पेशेंट जो आएगा ग्रेड 1 का हमारे पास, उसको सिर्फ ब्लीडिंग है, कोई पेन नहीं है, मोशन पास किए, मोशन पास करने के बाद, ये एक क्लासिकल फीचर है पाइल्स डिजीज का कि मोशन नॉर्मल हो गया पास, और पाइल्स के बाद मोशन पास करने के बाद रेड ड्रॉप्स में ब्लड आ रहा है, ब्राइट रेड ब्लड आ रहा है, ये एक अलामत है पाइल्स डिजीज की। सो ये ग्रेड 1 पाइल्स है, कोई स्वेलिंग नहीं है, कोई पेन नहीं है, सिर्फ ब्लीडिंग आ रहा है कभी कभार। सो ऐसी सूरत में मेडिकल मैनेजमेंट रहता है बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, हम टैबलेट्स देते हैं। सो टैबलेट जिससे कि ये सिम्टम्स जो है वो कम हो जाए, और उसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ताकि उनका जो कॉन्स्टिपेशन है वो कम रहे, चाहे वो दवाई देके या उनका खाना पीना जो है वो चेंज करके, इन ज़्यादा फाइबर इनटेक, फ्रूट्स, सैलड्स ज़्यादा ले लेंगे, थोड़ा सा नॉन वेजिटेरियन कम करेंगे, बंद नहीं करेंगे। ये एक मिथ है जो मैं आपकी वसातत से ये बोलना चाहता हूँ तमाम जो भी देखने वाले हमारे, कि ये एक मिथ है कि नॉन वेजिटेरियन खाने से पाइल्स हो जाता है। ऐसा नहीं है, सबसे ज्यादा लोग मानते हैं, सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। अगर इस वसातत से हमारे लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि सिर्फ नॉन वेज खाने से पाइल्स नहीं होता, ये क्लियर है साइंस में, ये इंडिविजुअलाइज्ड हमारा रहता है, हर एक इंसान का इंडिविजुअलाइज्ड रिस्पॉन्स रहता है खाने के लिए। सो ग्रेड 1 में सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट रहेगा। ग्रेड 2 में अगेन मेडिकल मैनेजमेंट पहले हम ट्राई करते हैं, हमेशा दवाई से शुरू करते हैं या लाइफस्टाइल से शुरू करते हैं। अगर लाइफस्टाइल वो हेल्प नहीं कर रहा है, मेडिसिन आपके हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो उस सूरत में हमारे पास कुछ ऑफिस प्रोसीजर्स उनको हम बोलते हैं, जो कि हमारे क्लिनिक में ही हो सकते हैं। उसमें थिएटर में लेने की ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, पेन नहीं रहता पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में। सो वो ऑफिस में ही होते हैं, जिसमें बैंडिंग रहता है, इंफ्रारेड कोआगुलेशन रहता है, या क्या कहते हैं इसको, इंजेक्शन रहता है एक हमारा स्क्लेरोजिंग एजेंट्स। सो बहुत सारी तरीके के इलाज है जो हम ग्रेड 2 या ग्रेड 3 में भी कर सकते हैं। तो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में क्या फ़र्क रहता है, ग्रेड 2 में अगर ब्लीडिंग भी हो रही है लेकिन पेशेंट फील करता है कि कुछ मस्सा सा बाहर आ रहा है, कुछ स्वेलिंग बाहर आ रही है मोशन पास करने के टाइम, लेकिन मोशन के बाद वो स्वेलिंग खुद से अंदर चली जाती है, मोशन के बाद कोई स्वेलिंग नहीं रहती, ये ग्रेड 2 वाली सिचुएशन है। ग्रेड 3 में क्या कहता है कि कुछ अगेन ब्लीडिंग होती है, तो स्वेलिंग बाहर आ रही है, मगर स्वेलिंग को पुश करना पड़ता है, वो खुद से अंदर नहीं जाती, आपको थोड़ा पुश करना पड़ता है, तब जाके वो स्वेलिंग जो है वो गायब हो जाती है, उसको ग्रेड 3 बोलते हैं। और ग्रेड 4 में क्या होता है कि बाहर स्वेलिंग आ रही है और वो अंदर नहीं जा रही है, आपको हर टाइम पे वो बाहर एक स्वेलिंग सी फील हो रही है, दैट इज ग्रेड 4। सो ग्रेड 2 ग्रेड 3 में ऑफिस प्रोसीजर्स कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ऑफिस में हो सकते हैं। ग्रेड 4 में यूजुअली सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऐसी है हमारे पास। अभी हमने कुछ एक प्रोसीजर स्टार्ट किया है, रफेलो प्रोसीजर, जिसमें एक स्पेशल किस्म की एनर्जी हम देते हैं, जिसको रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी देते हैं कहते हैं। सो रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी देके हम जैसे लेज़र था, अभी लेज़र का काफ़ी फैशन है पेशेंट्स के पास, वो समझते हैं कि लेज़र एक मैजिकल वैंड है जिससे कि सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जिसके पास है। लेकिन लेज़र्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हाँ इनिशियली लेज़र्स ने अच्छे रिजल्ट्स दिए थे, लेकिन ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम लेज़र्स उतना इफ़ेक्टिव नहीं है। उसमें पेशेंट सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, किस पेशेंट में
लेज़र प्रोसीजर मुफीद रहेगा, किस में नहीं रहेगा, वो सिलेक्शन करना इंपॉर्टेंट है, जो स्पेशलिस्ट ही कर सकता है। तो उसके अलावा ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन है, रफेलो प्रोसीजर जिसको हम बोलते हैं, ये एक नया प्रोसीजर है जो जर्मनी में, यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी इस्तेमाल किया गया है ओवर द लास्ट 8 to 10 years, और ये देखा गया है काफ़ी मुफीद है। जो पेपर्स, जो साइंटिफिक पेपर्स है, उन्होंने अराउंड जस्ट 90 to 95% सक्सेस रेट दी है इस प्रोसीजर की, रफेलो प्रोसीजर, जो कि हमने अभी रिसेंटली हैदराबाद में फॉर द फर्स्ट टाइम अपोलो हॉस्पिटल में हमने वो यूज़ किया और अभी हम यूज़ कर रहे हैं। तो एडवांटेज क्या रहता है इस रफेलो प्रोसीजर का, या जो ये ऑफिस प्रोसीजर्स रहते हैं, हम लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं। पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में जाना नहीं पड़ता, पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होना नहीं पड़ता, पेशेंट नेक्स्ट डे काम पे जा सकता है, यू कैन रिज्यूम हिज ड्यूटी नेक्स्ट डे बिकॉज इट्स नॉट पेनफुल, बिकॉज आपको कोई कट नहीं है। जो कन्वेंशनल सर्जरी रहता है ग्रेड 3 या ग्रेड 4 में, ओपन हेमोरॉइडेक्टमी, दैट इज द बेस्ट ऑपरेशन फॉर गेटिंग रिड ऑफ द हेमोरॉइड्स। अगर आपको जड़ से निकालना है हेमोरॉइड्स, तो ओपन सर्जरी अभी भी माना जाता है कि बेस्ट प्रोसीजर है। लेकिन उसके साथ एसोसिएटेड है हॉस्पिटल एडमिशन, एक ऑपरेशन, प्रॉपर ऑपरेशन, और पेन, पोस्ट ऑपरेटिव पेन काफ़ी रहता है। दो हम आजकल हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिससे कि काफ़ी हद तक हम पेन को जो है वो कम करते हैं, लेकिन तब भी पेशेंट को एक रात हॉस्पिटल में रहना पड़ता, 4-5 दिन अपने ऑफिस से ब्रेक लेनी पड़ती है। लेकिन ऐसे प्रोसीजर्स जो है जैसे कि रफेलो है, इसमें काफ़ी एडवांटेज है, पेशेंट नेक्स्ट डे ही कैन रिज्यूम जॉब। सो ऐसा भी पेशेंट हमारे पास रिसेंटली मैंने एक ऑपरेशन किया, पेशेंट फॉरेनर थे, तंजानिया से थे पेशेंट, लेकिन दुबई में सेटल थे। सो वो मेरे पास आए सैटरडे के दिन, दोपहर में मेरे पास आए, सैटरडे मॉर्निंग में आए मेरे पास, बोला डॉक्टर साहब मुझे मंडे को वापस जाना है। तो मेरी एक बार हेमोरॉइड की सर्जरी हुई है, बवासीर की सर्जरी हुई है तंजानिया में 10 साल पहले, लेकिन अभी दोबारा हो गया है, ओपन सर्जरी हुई थी उस टाइम, तो अभी दोबारा से वही सिम्टम्स दोबारा से हो गए। मैंने एग्जामिन किया तो ग्रेड 3 हेमोरॉइड्स उसके फिर से थे। तो चूंकि ही वांटेड टू गो आफ्टर 1 डे, जस्ट संडे का दिन बीच में था, मंडे को ही हैड हिज फ्लाइट बैक, तो मैंने उसको ये काउंसलिंग के साथ ये प्रोसीजर ऑफर किया, रफेलो प्रोसीजर। तो सून एज ही अंडरस्टूड द प्रोसीजर, आधा घंटा मैंने उसको समझाया एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, एंड इन द आफ्टरनून आई डिड दिस प्रोसीजर इन माय ऑफिस, एंड सेम डे उसको डिस्चार्ज कर दिया। एंड मंडे मॉर्निंग ही केम टू मी, मंडे शाम को, रात की उसकी फ्लाइट थी, ही फ्लू बैक टू दुबई ऑन मंडे इवनिंग, सैटरडे प्रोसीजर एंड मंडे इवनिंग ही फ्लू बैक। सो ऐसे प्रोसीजर्स हमारे पास आजकल है। सो बिला खौफ पेशेंट आ सकते हैं और बेस्ट प्रोसीजर चूज़ कर सकते हैं। देखिए, डॉक्टर्स के पास मैजिकल वैंड नहीं है कि मैंने कोई प्रोसीजर बोला और वो 100% ठीक होगा। हर एक पेशेंट का इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट रहता है। किस पेशेंट में कौन सा प्रोसीजर बेस्ट सूटेबल है, वो हमारी जो नॉलेज है उसके बेस्ड पे हम डिसाइड करते हैं, क्योंकि हमारी स्पेशलिटी जो है सिर्फ कोलोरेक्टल सर्जरी है। तो हम सिर्फ और सिर्फ कोलोरेक्टल करते हैं, प्रोसीजर्स करते हैं, हम सारा जनरल सर्जरी नहीं करते। सो जब इंसान का फोकस एक चीज़ पे रहता तो ही बिकम्स अ मास्टर ऑफ दैट प्रॉब्लम। सो जब स्पेशलाइजेशन उसी चीज़ में है, सो वी कैन डिसाइड कि कौन सा प्रोसीजर किस पेशेंट के लिए सबसे मुफीद रहेगा, एंड उसी बेसिस पे हम उसको वो रिकमेंड करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ना व्यूवर्स के लिए यहाँ पर क्लियर हो गई कि ओपन सर्जरी और रफेलो जिनका जिक्र कर रहे हैं आसिफ मिराज साहब, वो दोनों चीज़ें जो है कितनी ज़्यादा मुफीद हैं, लेकिन फिर भी दोनों को कंपैरेटिवली एक बार फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। ओपन सर्जरी में आपको कितना वेट करना पड़ सकता है ठीक होने में, चांसेस क्या क्या रहेंगे, रिस्क क्या क्या रहेंगे, और रफेलो क्यों बेस्ट है और ज़्यादा उससे। जी देखिए, ओपन सर्जरी जैसा मैंने बोला, अगर दो चीज़ें हमें देखनी है, एक तो दोबारा आने के चांसेस, रेकरेंस जिसको हम बोलते हैं, दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म, एंड शॉर्ट टर्म जो रहता है, शॉर्ट टर्म में हमारे को पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे, पेशेंट का पेन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है हेमोरॉइड सर्जरी में। हेमोरॉइड सर्जरी इसलिए, मतलब इतने सारे ऑप्शंस इसलिए आए, अदरवाइज अगर रेकरेंस की बात देखें या आउटकम की बात करें, ओपन सर्जरी इज द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ आउटकम, लेकिन पेन के साथ आता है। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन पेशेंट को पेन रहता है यूजुअली। हर एक पेशेंट का पेन थ्रेशोल्ड जो है वो अलग अलग होता है, लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेन रहता है। तो उसको कम करने के लिए तो हेमोरॉइड ओपन सर्जरी का रेकरेंस देखे तो सबसे कम है, लेकिन पेन देखे तो सबसे ज़्यादा है। जो रफेलो प्रोसीजर है उसका पेन जो है, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड जो है
पेशेंट को एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल में आए और सेम डे वापस चले गए। इनफैक्ट जो जर्मनी में ये प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है, वहाँ पे पेशेंट आता है, कॉफ़ी का कप पी लेता है डॉक्टर के साथ, प्रोसीजर हो जाता है, एक और कॉफ़ी का कप एंड ही गोज़ बैक, जो कि हम भी ऐसा ही करने वाले हैं। अभी आज ही के दिन में, अभी सुबह में यहाँ आने से पहले ये सेम प्रोसीजर करके आया और अभी पेशेंट डिस्चार्ज हो गया। सो एडवांटेज है रफेलो का, पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे कम, पोस्ट ऑपरेटिव पेन कम और रिज्यूम बैक टू योर तो जाहिर तौर ड्यूटीज। पर फिर इंडिया में भी ये बहुत ज़्यादा मकबूल होगा, लोग अट्रैक्ट भी होंगे और इस प्रोसीजर की तरफ दिल से आएंगे, खुशी से आएंगे। वो अगेन मैं किसी भी प्रोसीजर की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ। कोई भी प्रोसीजर जो है इंडिविजुअलाइज, जैसा मैं पहले से बोल रहा हूँ आपको, हर एक प्रोसीजर इंडिविजुअलाइज है। हर एक पेशेंट के लिए हम रफेलो नहीं दे सकते, हर एक पेशेंट के लिए हम लेज़र नहीं दे सकते, हर एक पेशेंट के लिए हम ओपन सर्जरी नहीं रिकमेंड कर सकते। सो पेशेंट को देख के पता चल सकता है, हमारी एक्सपर्टीज़ की वजह से वी कैन डिसाइड कि कौन सा प्रोसीजर किस पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद रहेगा। अच्छा, कुछ सालों पहले स्टेपल सर्जरी बहुत ज़्यादा चलन में आई थी, लोग अट्रैक्ट हो रहे थे, स्टेपल सर्जरी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट थे, लेकिन अब फिलहाल उसका हम नाम कम सुनते हैं। वैसे नहीं, ऐसा नहीं है। स्टेपल सर्जरी का भी अपना रोल है। जैसा तभी मैं बोला, कोई भी प्रोसीजर 100% इफेक्टिव नहीं है, तो हर एक प्रोसीजर का अपना रोल है। स्टेपल सर्जरी जो है उसका डेफिनेट रोल है अभी भी, जिसको हम सर्कमफ्रेंशियल प्रोलैप्स्ड हेमरॉइड्स बोलते हैं। सिर्फ हेमरॉइड्स जो है यूजुअली 3 जगहों पे होते हैं। 3 o'clock, अगर क्लॉक पोजीशन में हम देख ले, 3 o'clock, 7 o'clock एंड 11 o'clock पोजीशन पे ज़्यादातर पे देखे गए हैं। लेकिन इसके अलावा इनके बीच में भी कभी कभी हेमरॉइड्स हो सकते हैं। तो उस सूरत में, और वो बाहर निकल रहे हैं, तो उस सूरत में जो है स्टेपल हेमरॉइडोपेक्सी, MIPH इसको हम बोलते हैं, ये एक अच्छा ऑप्शन है। सो इसमें भी पेन जो है कम रहती है एज कम्पेयर टू ओपन सर्जरी, लेकिन इसमें भी हम डे केयर प्रोसीजर की तरह कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर एनेस्थीसिया में होता है, प्रॉपर थिएटर में कर सकते हैं, और यूजुअली 1 रात का स्टे हॉस्पिटल में रहता है, तो पेशेंट जल्दी से रिज्यूम करता है ड्यूटी, पेन भी इसमें कम रहता है। सो जैसा मैंने बोला, हर एक पेशेंट का इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट ये जो बनता प्रोटोकॉल जो है वो बनता है। अब यहाँ पर कुछ सवाल जाहिर तौर पर जो ईमेल के जरिए से हमें मौसूल हुए, वो भी दरअसल हम यहाँ पर शामिल करना चाहेंगे। जिस तरीके से लोगों ने बार बार पूछा कि सर्जरीज हो गई, ओपन सर्जरी के बाद भी 2-3 बार मुझे वापस पाइल्स आया और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कहाँ ये पेशेंट गलती कर रहे हैं एक्चुअल में? देखिए, जो वापस आने का सवाल है, तो उसमें हमारे पास कुछ वजूहात हैं। एक वजह है कि पेशेंट रिलेटेड। सो आपने सर्जरी करवा ली, सर्जरी पे डॉक्टर से कोई भी सर्जरी करा ली, ओपन हेमरॉइडेक्टमी, ऑफिस प्रोसीजर, स्टेपलर करवा दिया, जो भी कोई प्रोसीजर करवाए, हर एक प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट नहीं है, 100% इफेक्टिव नहीं है। सो हर एक प्रोसीजर का रिकरेंस रेट रहता है। सो वो इनहेरिट है प्रोसीजर को, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, भले आपने सब कुछ अच्छे से कर लिया, लेकिन प्रोसीजर ही ऐसा है कि दोबारा आने के चांसेस रहते हैं। हमने जो रूट है उसका, जड़ जो है बीमारी का, वो प्रॉपरली हमने उस प्रोसीजर ने नहीं ट्रीट किया है, तो उसकी वजह से, प्रोसीजर गलत होने की वजह से, या प्रोसीजर इनअप्रोप्रिएट, गलत नहीं मैं यूज़ करूँगा, इनअप्रोप्रिएट होने की वजह से वापस आ गई दोबारा। दूसरा है कि पेशेंट ने जो पहले भी बात हुई हमारी की, कॉन्स्टिपेशन जो है, कब्ज़ जो है, वो इसकी मेन कॉज है पाइल्स का। तो सर्जरी के बाद भी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहा, पेशेंट जोर लगा रहा है मोशन पास करने के टाइम, पेशेंट काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहा है वॉशरूम में फारिग होने के लिए। सो वो सारी चीज़ें जो है वो वजह बनती है दोबारा आने के लिए। सो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स और सर्जरी रिलेटेड फैक्टर्स जो है, जिसकी वजह से वापस आ जाते हैं। मैं ना हमेशा जब भी कोई एक्सपर्ट डॉक्टर हमारे साथ होते हैं, मैं पेशेंट्स का एग्जांपल देकर जरूर पूछता हूँ। आपने एग्जांपल पहले ही दे दिया, लास्ट सवाल यही, क्या एडवाइस आप देंगे पाइल्स से रिलेटेड? जो पेशेंट परेशान है उनको भी, जो फैमिली में जो लोग हैं उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बन जाती है। क्या आप लास्ट एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, पहली चीज़ कि कोई भी प्रॉब्लम जो बॉटम का है वो पाइल्स नहीं है। ऑल द प्रॉब्लम्स इन बॉटम और इन योर बॉटम आर नॉट पाइल्स। सो ये बहुत सारी चीज़ें जो है जो हो सकती है, जैसे पहले भी जिक्र हुआ, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, पाइलोनेडल साइनस, एंड इवन समटाइम्स गॉड फॉरबिड इट कैन बी कैंसर इवन। सो कोई भी प्रॉब्लम जब आपको ब्लीडिंग की है, या कोई स्वेलिंग है बाहर से, या कोई डिस्चार्ज हो रहा है, पस आ रहा है मोशन के रास्ते से या बाहर से, कोई भी स्वेलिंग फील हो रही है, पेन हो रहा है, सो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन लोकल डॉक्टर से दवाई ले ली,
आराम मिला तो ठीक है, नहीं आराम मिला या दोबारा हो रहा है, बार बार हो रहा है, उस सूरत में एक्सपर्ट्स के पास आपका जाना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर एग्जामिनेशन, जस्ट एक प्रॉपर एग्जामिनेशन, कोई इन्वेस्टिगेशंस नहीं, कोई लंबा या चौड़ा इलाज नहीं है, एक प्रॉपर एग्जामिनेशन बाय अ प्रॉपर एक्सपर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, जिससे कि हम डायग्नोज कर सकते हैं कि पेशेंट को पाइल्स है या नहीं है। दूसरी बात, इनको प्रिवेंट कैसे करें, कैसे पहले हो ही ना, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा वो है। अगर हो गया तो फिर डॉक्टर के पास आना ही आना है, लेकिन कैसे, ऐसा क्या करें हम कि हो जाए ही नहीं। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट जो है हमारा लाइफस्टाइल। सो लाइफस्टाइल में हमारा इंपॉर्टेंट है खाना पीना, जिसमें कि हमेशा हमारे पास फाइबर डाइट हो, फाइबर रिच डाइट हो, जिसमें नेचुरल, हमें सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा खाना पीना ऐसा हो जिसमें कि वेजिटेबल्स एक मील में ज़रूरी हो, सैलड्स में या पके हुए कच्चे वेजिटेबल्स ले ले, फ्रूट्स एक टाइम पे ज़रूरी ले, हर दिन कोशिश करे फ्रूट्स लेने की। ऐसे अपना जो हर दिन वॉक करे, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है वो अवॉइड करे, अच्छी मिकदार में पानी पिए, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं पीना, बहुत कम पानी भी नहीं पीना, 1 से 2 लीटर पानी दिन में नॉर्मल पानी है। सो ये लाइफस्टाइल है। और जो रहा बाकी, ये इससे हम जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस जो मैं जनरल पब्लिक को देना चाहता हूँ आपकी वसातत से, कि फ़ोन वॉशरूम में लेना अवॉइड करें। ये बहुत कॉमन है आजकल के स्पेशली यूथ में, फ़ोन साथ लेके वॉशरूम चले जाते हैं। सो उसकी वजह से क्या होता है, फ़ोन में आप फ़ोन में मस्त रहे ये कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि आप भूल ही जाते हैं मोशन पास करने का। सो इसलिए फ़ोन लेना साथ अवॉइड करें, मोशन पे स्ट्रेन करना अवॉइड करें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ मेहरा साहब आपका भी, और अपोलो हॉस्पिटल्स का भी एक्सपर्ट डॉक्टर की मदद से हमारे व्यूवर्स को पाइल्स जैसी इस गंभीर, इस पेचीदा बीमारी को आसानी से समझाने में आपने हमारी मदद की। प्रोग्राम हेल्थ और हम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। इजाज़त, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।